नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ईशा सिंह और आप देख रहे हैं युवा कार्यक्रम। कुछ लोग कहानियां लिखते हैं, कुछ कविताएं रचते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो शब्दों के पार जाकर समय समय समाज और सिनेमा तीनों को एक साथ पढ़ते हैं। आज युवा के कार्यक्रम में हम ऐसी रचनाकार का स्वागत कर रहे हैं जिनकी संवेदनाएं कविताओं में बहती है और जिनकी दृष्टि शोध में गहराती है। आइए मिलते हैं कवयित्री, शोधकर्ता और साहित्य संवेदना की सशक्त आवाज़ डॉक्टर निवेदिता शर्मा से। हेलो निवेदिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ईशा, थैंक यू दूरदर्शन फॉर इनवाइटिंग मी एंड हैविंग मी हियर। तो दर्शकों, आपको बता दें कि निवेदिता ने बहुत सारे लंबे से, जो हम कहते हैं ना, एक दो पल की जो जीवन है उसमें बहुत सारे काम कर रखे हैं। उन्होंने पीएचडी कर रखी है, पोस्ट डॉक्टरल भी कर रखा है। वो रिसर्च बहुत ज़्यादा करती हैं और उनकी जो फिल्मों में बहुत ज़्यादा रुचि है। आप कविताएं भी लिखती हैं, तो थोड़ा सा मैं साहित्यिक जो सफ़र है आपका उस पर शुरुआत करना चाहूँगी। आपने पहली कविता कब और किस भावना के साथ लिखी थी? ईशा, मैं बहुत सालों से लिख रही हूँ और एक राइटर हूँ, रिसर्चर हूँ। तो अपना संवाद शुरू करूँ उससे पहले अपनी पसंदीदा 2 लाइन से अपनी बात शुरू करना चाहूँगी। बिल्कुल। ये मेरी एक कविता की आखिरी पंक्तियाँ हैं। तुम कभी नहीं रहे मेरे प्रतिभागी, न हो सकोगे, चूँकि हमारी दौड़ ही बहुत अलग अलग जगहों से शुरू हुई है। जानती हूँ दरवाजे नहीं है मेरी नियति में, जानती हूँ दरवाजे नहीं है मेरी नियति में, मैं खिड़कियां तोड़कर ही छलांग लगाऊंगी जीवन के मैदान में। बहुत खूब, वाह। तो आई रिमेंबर जब मैं 11th या 12th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने पहली अपनी कविता लिखी थी। उससे पहले भी मुझे लिखने का बहुत शौक था, पर तब तक यही खुद को कई बार सेल्फ डाउट रहता है ना कि आप जो लिख रहे हो वो उसको कविता कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, कविता का फॉर्मेट क्या होता है। एंड आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो 11th में, जब 11th 12th स्टैंडर्ड्स में जब मैंने शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, उस दर्जे के राइटर्स को पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगता है पहले से तो एक वो राइटिंग बग था ही अंदर, और फिर वो इतना ज़्यादा उनको पढ़ के और इम्पैक्ट इतना रहा कि वहाँ से सबसे पहले लिखने का फाउंडेशन शुरू हुआ। और जो पहली कविता मैंने लिखी थी, मुझे याद है, उसका नाम था शरीफ घर की लड़कियाँ। वाह। तो जैसा कि टाइटल है, वो लड़कियों पर थी, लड़कियों के मन पर एक बुनती हुई एक कविता थी, उनके मन संसार को बुनती हुई कविता थी, और 7-8 लाइंस की एक छोटी सी कविता थी। जैसे आपने बताया कि आपने 12th में कविताएं लिखना शुरू किया है, आप लिटरेचर की भी स्टूडेंट रही हैं, तो क्या ऐसा होता है कि हम सब में हम देखते हैं कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, इवन जो कॉलेज में जा रहे हैं, वो थोड़ा बहुत लिटरेचर की तरफ उनका थोड़ा सा रुझान होता है? क्या ऐसा होता है, या आप लिटरेचर स्टूडेंट थी तो इसलिए ऐसा था? मुझे लगता है कि कुछ तो आप पहले से ही कहीं ना कहीं, अगर आप में वो राइटिंग के लिए एक पैशन है, इसीलिए आप लिटरेचर भी आपको पसंद आता है। सपोज अगर कोई मैथ्स, किसी स्टूडेंट को मैथ्स पसंद है तो उसको लिटरेचर ऑब्वियसली बहुत बोरिंग लगेगा। तो वो पहले से कहीं ना कहीं तो एक आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, उसके हिसाब से ही फिर आप मुड़ते हैं। आपको लिटरेचर अच्छा लगता है, आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा, लोगों ने ऐसे सब्जेक्ट्स पर कितना इम्पोर्टेंट लिटरेचर लिख चुके हैं, क्या क्या लिखा जा चुका है। तो वो आपको, आपके दिमाग को एक बहुत अलग तरीके से शेप अप करता है उन फॉर्मेटिव ईयर्स में लिखने के लिए। पर मुझे लगता है कि आप किसी भी फील्ड में हो, लिटरेचर आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए। बिल्कुल। मतलब अगर आप मान लीजिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहे हैं तो साथ साथ कुछ किताबें जो हैं वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो आपकी क्रिएटिव माइंड को बहुत बूस्ट अप करता है। राइट। और जिस प्रोफेशन में भी आप हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आज या कल आपको लॉन्गर रन में वो बेनिफिट करेगा। जैसे मैं आपकी बात करूं तो आपने कविताएं लिखना शुरू की, तो क्या आपको लगता है कि आप इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट रही हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ ने आपको हेल्प करी है? बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट्स, क्योंकि उससे पहले मुझे पता ही नहीं था, घर में भी बहुत ज़्यादा साहित्य की बात नहीं थी, कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, तो मुझे नहीं पता था। अगर मैं सच कहूँ 10th स्टैंडर्ड तक की बहुत ज़्यादा जो हम बेसिक हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं उतना ही मेरी जानकारी थी। वहाँ से ही कहीं ना कहीं सबसे पहले जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वहीं से बना कि अच्छा, लिटरेचर में ये लिखा जा रहा है। इतने साल पहले, मतलब इतने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले भी, मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट्स में भी लोगों ने कितना कुछ लिखा है। उस वक्त के समाज को हम समझ सकते हैं उनकी राइटिंग से। और मेरा मानना है कि एक दृष्टि भी आपको मिलती है, एक तरह का पर्सपेक्टिव जो है समाज को देखने का, लोगों को पढ़ने का, इनफैक्ट तो वो भी मेरे ख्याल में साहित्य से मिलता है। नहीं है कि अगर आप लिखते हैं तो आप अपने आसपास के समाज को
बहुत खूबसूरती से समझ पाते हैं, बहुत गहराई से समझ पाते हैं। और खुद को भी आप फिर क्या है बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। डेफिनेटली इट वर्क्स यू नो बोथ वेज। राइट। अच्छा, जब मैं लिखने की बात करूं, आपके लिटरेचर पे बात करूं, तो कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, कई राइटर्स होते हैं जिन्हें राइटर्स ब्लॉक का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा टाइम पीरियड आता है जब वो नहीं लिख पाते या इंस्पिरेशन जहाँ हम कहें वो नहीं आता है। तो क्या आपके साथ इस तरह का होता है? अगर हुआ है तो आपने उससे किस तरह से आप बाहर निकली हैं? बिल्कुल होता है। और अगर मैं सच कहूँ तो ईशा, मुझे ऐसा लगता है कि अभी 3 साल से मैं रिसर्च राइटिंग में ज़्यादा ऑक्यूपाइड रही हूँ। तो मुझे लगता है कि एट प्रेजेंट अभी 3-4 सालों में मैंने क्रिएटिव राइटिंग्स जैसे कम किए हैं। तो अगर मैं खुद को भी एनालाइज करूँ तो आई थिंक वो मेरा एक वैसा फेज रहा है कि उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा लिख रही थी कविताएं। अच्छा। इन दिनों मैंने पोस्ट डॉक में मैं बहुत बिजी रही, कुछ पर्सनल ऑक्यूपेंसीज रही, तो मैंने लिखने जो मेरा क्रिएटिव राइटिंग है वो कम रहा। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम उस राइटर्स ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं, एज यू वर मेंशनिंग, उस वक्त हम कम से कम पढ़ें बहुत ज़्यादा। जब हम लिख कम रहे हों या हमें लग रहा है कि अभी हमारा ब्रेन, कई बार आपका ब्रेन भी बहुत अलग तरह से काम करता है, आपको उस वक्त मन नहीं कर रहा है लिखने का, और जैसा कहा जाता है कि जब तक दिल से कविता नहीं फूटे तो जबरदस्ती नहीं लिखना चाहिए। जबरदस्ती नहीं लिखना चाहिए, तो बात। तो यू शुड हैव द फील एंड द गट्स एंड इंस्टिंक्ट्स, यू नो, नेचुरली फ्रॉम विद इन। अदरवाइज बहुत जबरदस्ती भी मत लिखिए। तो तब तक आप अच्छा पढ़िए, पढ़ने से आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। और जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया रील्स स्क्रॉलिंग और वो पैसिव वॉचिंग या पैसिव स्क्रीनिंग या स्क्रॉलिंग की जगह अगर थोड़ा सा हम लिखने पर ध्यान दें, या जैसे मैं मेडिटेशन में बहुत बिलीव करती हूँ, तो अगर एज अ क्रिएटिव पर्सन, एज अ राइटर, अगर आप कोई भी मेंटल एक्सरसाइज करें, चाहे 10 मिनट्स की, 20 मिनट्स की, एज अ रूटीन उसको फॉलो करें, तो वो भी बहुत हेल्प करता है आपको टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर राइटिंग। उसमें आपको आपके क्रिएटिव स्किल्स को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, जैसे आपने सोशल मीडिया का भी जिक्र किया, तो शतदल और समावर्तन जैसी पत्रिकाओं में आपकी कविताएं छप रखी हैं। तो अगर मैं 2026 के इस दौर की बात करूं, तो क्या पत्रिकाओं में छपना सिर्फ मतलब एक तरह का, क्या कहेंगे हम, लिटमस टेस्ट है, या फिर सोशल मीडिया पर पसंद किया जाना ज़्यादा ज़रूरी है? वैसे तो मैं समझती हूँ कि दोनों ही मतलब एक सफल या असफल लेखक होने की निशानी नहीं है। जैसे कि मैं आपको अगर अपनी बात भी कहूँ तो ये कविताएं मैंने आज से 10-12 साल पहले लिखी थी, जो मेरी लास्ट ईयर मेरी जो कविता का संकलन आया है उसमें छपी हैं। लेकिन मैंने छपने को लेकर जल्दबाजी नहीं रही कि मुझे कहीं ना कहीं इसको पब्लिश करवाना है। आई वॉज टेकिंग माई टाइम। जब सामने से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई, ऐसी चीज़ें हुई, तब ही ये सब हुआ। तो मुझे लगता है एज ए राइटर आप बहुत जल्दबाजी में नहीं रहें दोनों ही चीज़ों के लिए। सोशल मीडिया पर भी बहुत जल्दी फास्ट शेयरिंग नहीं की, आपने कुछ लिखा और फटाफट उसको शेयर किया और फिर उसके अकॉर्डिंग ही इवैल्यूएट करने लग गए कि अच्छा इतने लाइक्स आ रहे हैं या इतने व्यूज़ आ रहे हैं, इतना लोग पसंद कर रहे हैं, तो मेरी कविता अच्छी है या ख़राब है। उसके हिसाब से अपना आकलन करना बहुत ही, मुझे लगता है कि खुद को बहुत छोटा करके आंकना है एज अ राइटर, एज अ क्रिएटिव बीइंग। और छपने के लिए भी बहुत जल्दबाजी में या हड़बड़ी में नहीं रहें। टेक योर टाइम। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छा लिखें, अच्छा पढ़ें और लगातार लिखते रहें। ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल इतने प्रकाशन हैं, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं ईशा, अगर आप अच्छा लिख रहे हैं तो आपको अपने आप मौके मिलेंगे। मौक़ों की कोई कमी नहीं है। कमी है कि अच्छा लिखने वाले, अच्छा सोचने वालों की कमी है, ओरिजिनल थिंकिंग की कमी है। एग्जैक्टली, हाँ। और इनफैक्ट मुझे लगता है राइटर्स के लिए तो सोशल मीडिया को बहुत, उनको जो हम डिजिटल डिटॉक्स की बात करते हैं या अपने डिजिटल टाइम को हम कहीं ना कहीं लिमिट करना हमारे लिए, मुझे लगता है डिसिप्लिन करना हमारे लिए ज़रूरी है। अदरवाइज हम ना उस जो पूरा एक क्राउड लूप है उसमें हम फंस जाते हैं डेफिनेटली। और उससे निकलने में कई बार आपको ये नहीं, आप इतना कंफ्यूज हो जाते हो उस क्राउड में, आप अपना रियल सेल्फ भूल जाते हो कि मैं क्या लिखना चाहती थी, मैं क्या लिख रही हूँ और क्या इसमें मेरे लिए संभावनाएं हैं। आप वैसा लिखने लगते हैं जैसा और बाकी लोग लिख रहे हैं सब। अच्छा, हम सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, जैसे मैं खुद भी, हम रील्स वगैरह देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, तो मैंने एक पैटर्न नोट किया है कि कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया के पोएट्स हैं, जिनकी लाखों की फॉलोइंग है, वो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए लिख रहे हैं और उनका जो कंटेंट है वो मेरे ख्याल में एक तरह से सेम ही जाता है। तो आप उनके बारे में क्या सोचती हैं? मतलब आज के इस दौर में क्या युवाओं को वही पसंद आ रहा है?
मैं ये तो नहीं कहूँगी कि युवाओं को सिर्फ वही पसंद आ रहा है, बट ये तो है ही कि सोशल मीडिया ओवरऑल ही कोई भी कंटेंट हो, चाहे फैशन कंटेंट हो, लाइफस्टाइल कंटेंट हो, तो सब कुछ ही बहुत देखा जा रहा है। पढ़ने की जो एक अभ्यास था, पढ़ने की आदत थी, वो कम ही हुई है, कमोबेश। तो जाहिर बात है कि लोग उन्हीं को, अगर कोई राइटर भी है वो वीडियो फॉर्मेट्स में कुछ काम कर रहा है, या कविताएं जो बहुत इजीली लोगों तक पहुंच सके, जिसको बोलते हैं ना कि तुकबंदी वाली कविताएं, छंदबद्ध कविताएं, जिसमें कि बहुत सरल शब्द हों, मासेस इजीली उसको रीच आउट कर सकें, तो ज़्यादा लोग उसको पसंद करेंगे इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। पर जैसा मैं कह रही थी कि सिर्फ इसलिए आप मत बनाने लगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद कर रहे हैं। आपका एंड गोल ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो हो सकता है कि शॉर्ट स्पैन में आपको लोग पसंद करेंगे, आपको रीच मिल जाएगी, बट व्हाट नेक्स्ट? और एक लेखक के तौर पे तो आपको उस स्पैन में अपने आप को देखकर सोचना ही नहीं चाहिए। प्रेमचंद ने जब लिखा था, आज कितने सालों बाद लोग उन पर पीएचडी कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं। तो लेखक तो कितनी बार हमने देखा है, इंग्लिश राइटर्स, हिंदी राइटर्स, जिनको इवन उनके डेथ के बाद में लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ा है। बिल्कुल। तो राइटर के लिए तो उसका जीवन काल भी कम है, तो ये तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वो तो और ज्यादा शॉर्ट लूप्स हैं, तो उनमें तो हमें बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहिए। थोड़ा बहुत आप बनाते रहिए कंटेंट उस पे अपना लोगों तक रीच बनाने के लिए, जिससे कि लोग आपसे कनेक्टेड रहें, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो, उसको बहुत ज़्यादा समय ना दें, ऐसा मैं समझती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं बात करूँ, जैसे एक होती है कविताएं और एक हम लिखते हैं गद्य। आपने रिसर्च कर रखा है, आप रिसर्च करती हैं, साथ ही आप कविताएं भी लिखती हैं। तो मेरा मानना है, पर्सनली मेरा मानना है कि कविताएं लिखना गद्य से बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक जो विचार है आपको उसे पकड़ कर बैठना होता है। तो वो आपके लिए कितना मुश्किल है, क्या आसान है कविताएं लिखना आपके लिए? मुझे लगता है मेरे लिए कविताएं लिखना ज़्यादा आसान रहा है। अच्छा, ओके। क्योंकि ये समवेयर इट केम नेचुरली टू मी। गद्य लिखने से भी पहले मैंने कविताएं लिखना शुरू किया था, यानी वो आपके भीतर से ही आ रही थी? भीतर से ही था। और एज अ रीडर भी अगर मैं कहूँ तो मुझे कविताएं पढ़ना ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ओके। इंस्टेड ऑफ प्रोज, कि नॉवेल्स की बजाय मैंने कविता संकलन, पोइट्रीज मैंने ज़्यादा पढ़ी हैं। तो इसलिए तो वो मुझे हमेशा दिल के ज़्यादा करीब लगी हैं, और नेचुरल इंस्टिंक्टिवली ही मुझे कविता ज़्यादा आसान लगता है। अगर खुद को मुझे अभिव्यक्त करना है, कुछ कहना है, तो मुझे लगता है कविता में मैं बेहतर कह पाती हूँ, कविता की जो विधा है उसमें। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं बात करूं, जैसे जब भी लिखने पढ़ने की बात आती है तो कई हम देखते हैं, सोशल मीडिया पर भी पढ़ते हैं, किताबों में भी हम पढ़ते हैं, तो जितने भी जो राइटर्स रहे हैं, जैसे वर्जीनिया वुल्फ की मैं बात करूं, आप इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट रही हैं, उसके अलावा सिल्विया प्लैथ, तो उनकी भी जर्नल्स काफ़ी हैं, तो उसमें उनका रूटीन एक तरह से दिखता है। कोई हर एक राइटर का एक सेट रूटीन है, वो इतने बजे उठते हैं, ये करते हैं, और फिर साथ ही जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं वो करते हैं। तो आपका क्या रूटीन है लिखने का? आई एम अ मॉर्निंग पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे मैंने देखा है कि कुछ लोग बहुत लेट नाइट्स तक लिखते हैं, कुछ अर्ली मॉर्निंग्स में लिखते हैं। मतलब तो एक तो ये पर्सपेक्टिव सा बन जाता है कि जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं वो तो रात को एक दो बजे तक लेट जागते हैं और पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपके लिए आप मॉर्निंग पर्सन। ऐसा मैं करती हूँ बहुत बार। अगर मुझे किसी, मैं प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही हूँ, जैसे रिसर्च के लिए जब मैं लिख रही हूँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लेट नाइट्स तक मैंने कंसिस्टेंटली काम किया है। बट अगर मैं अपनी कविताओं की, क्रिएटिव राइटिंग्स की बात करूँ, तो मैंने ज़्यादातर सुबह के वक्त लिखे हैं। बहुत कम मुझे याद है कि मैंने बहुत रात को लिखा हो। ऐसा ज़रूर होता है कि जैसे जब आप बिल्कुल फ्री बैठे हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त कोई थॉट आपके पास में आ रहा है, एंड यू आर स्ट्राइकिंग विद समथिंग यू नो इन योर माइंड। तो कई बार ऐसा ज़रूर होता है कि उस वक्त मैं उस थॉट को रखती हूँ अपने दिमाग में ही कि हाँ, इस पर मुझे सुबह काम करना है। लेकिन जब मैं अगली सुबह उठती हूँ, और मेरा एक रूटीन है कि आई डू योगा फॉर 30 मिनट्स, देन आई डू मेडिटेशन फॉर 10 to 15 मिनट्स, फिर उसके बाद में ही मैं अपने राइटिंग डेस्क पे बैठती हूँ। और फिर वो थॉट मुझे हमेशा 99% केसेस में मुझे याद रहता है कि यार ये थॉट मेरे पास में था, और इस पे मुझे अब कविता लिखनी है या प्रोज लिखना है या जो भी है। उसके बाद मैं उसको शेप अप करती हूँ, उसको एक्सटेंड करती हूँ, या उसको कोई शेप देने की कोशिश करती हूँ। तो आप वो जो थॉट है वो लिख कर रखती हैं या नहीं, फिर मैं लिखकर नहीं दिमाग रखती में ही हूँ, रहता या है? तो मैं अपने फोन में, अगर फोन मेरे पास में है उस वक्त मैं फोन में सेव कर लेती हूँ, नोट्स में, या किसी डायरी में भी मैं बहुत बार उसको लिख लेती हूँ। अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ, कहीं बाहर हूँ, और मुझे लग रहा है कि अभी बहुत क्राउड में मैं हूँ, तो उस वक्त मैं उसको नोट्स में या कहीं किसी जगह पे सेव डॉक्यूमेंट कर लेती हूँ कि हाँ, दिस वाज एन आइडिया
विच आई नीड टू वर्क ऑन लेटर, लेकिन जैसे ही मुझे वक्त मिलता है तो फिर मैं उस पर काम करती हूँ। अच्छा, और जो कविताएं हैं वो आप टाइप करती हैं या फिर हाथ से लिखती हैं? टाइप करती हूँ मोस्टली। टाइप करते हैं क्योंकि मैं न्यूज़पेपर में मैंने काम किया है शुरू से, तो मेरी टाइपिंग की आदत रही है। हाँ। शायद इस वजह से ये था कि कंपोजिंग और टाइपिंग बहुत पहले से ही मैं कर रही थी, अर्ली 20s से, जब से मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। तो लिखने से भी ज़्यादा मेरे लिए वो कंफर्ट हो गया था टाइपिंग। बिल्कुल। तो वो जो विचार हैं वो आपके तभी आते हैं जब तक आप लैपटॉप पे ना बैठ जाएं। हाँ, दोनों तरीके से। हालांकि इसमें बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत बार मैंने हाथ से भी लिखी हैं कविताएं, बट ज़्यादातर लैपटॉप पे लिखी हैं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि कवित्री होने का सबसे बड़ा सुख क्या है? कवित्री होने का सबसे बड़ा सुख है खुद को अभिव्यक्त कर पाना। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन आई वुड से, ईशा। बिल्कुल। बिकॉज जैसे सब लोग ही वो ही जिंदगी जी रहे हैं, है ना? और ऐसा नहीं है कि एक राइटर कोई अलग तरह की जिंदगी जी रहा है या किसी अलग समाज से आया है। हम सब उसी समाज का हिस्सा हैं, वही जिंदगी जी रहे हैं कमोबेश। बट पहली बात तो एक छोटी सी घटना को भी एक अलग दृष्टिकोण से देख पाना और फिर उसको अभिव्यक्त कर पाना, उसके बाद जो आप सेटिस्फैक्शन फील करते हैं, सुकून फील करते हैं, उसका आई थिंक देयर इज नो मैच ऑफ दैट। वो एक राइटर या एक क्रिएटिव पर्सन ही फील कर सकता है कि उसके बाद जो संतुष्टि या एक संतोष का भाव आप बहुत गहराई तक महसूस करते हैं जब आपको लगता है ना कि ये बात मैंने लिख दी। जैसे बहुत दिन ऐसा होता है कि रिसेंटली जैसे मैं बहुत टाइम तक कुछ लिख नहीं पा रही थी बिकॉज आई वॉज बिजी इन माई रिसर्च एंड आई हैड डेडलाइंस एंड आई हैड टू मीट देम। तो मैं कुछ कविता या कुछ अपना क्रिएटिवली कुछ नहीं लिख पा रही थी। तो मुझे इतना ऐसा लग रहा था समथिंग इज ब्लॉक्ड अप। Right. और जैसे ही मैंने लिखा तो मुझे इतना रिलीज्ड फील हुआ, सम सेंस ऑफ सॉर्ट ऑफ रिलीफ, कि जैसे कुछ आपने वो रिलीज कर दिया हो। तो इट इज काइंड ऑफ रिलीज ऑफ इमोशंस आल्सो बेसिकली, कि आपने उसको कागज पर उतार दिया तो वो कहीं ना कहीं जो आपके दिल में बात थी वो बाहर आ गई है। तो वो बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग होता है एक राइटर के लिए। एंड मेरे ख्याल में राइटर्स जो हैं वो इस मामले में काफ़ी लकी भी होते हैं, क्योंकि अपनी भावनाएं आप हूबहू उस तरह से अभिव्यक्त कर पा रहे हो, एक्सप्रेस कर पा रहे हो, सामने वाला जो पर्सन है वो रिलेट कर पा रहा है। तो इससे बड़ा जो सुख है वो क्या है? बिल्कुल, है ना? और मुझे लगता है इसी से ही आपकी लिखने की मतलब आप कितना अच्छा लिख रहे हैं, कितना रिलेटेबल लिख रहे हैं, बिल्कुल वो इसी से पता लग पाता है कि लोग कितना कनेक्ट कर रहे हैं उससे। जैसे कि अगर हम प्रेमचंद की निर्मला या उनका उस वक्त के जो उपन्यास थे वो आज भी पढ़ते तो लोग उसमें से इतनी मल्टी लेयर्ड मीनिंग्स निकाल लेते हैं। राइट। कि उस वक्त का समाज ऐसा था और आज भी समाज में चाहे भ्रष्टाचार हो या बाकी की बुराइयां हैं, स्त्रियों के प्रति जो अपराध हैं वो जो उनकी अगर हम बात करें तो वो आपको लगता है कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जो उन्होंने इतने साल पहले लिखा वो आज भी हमें रेलेवेंट लगता है। तो उसी से एक राइटर का कनेक्टिंग जो एक कैपेसिटी है उसी से हम कहीं ना कहीं एनालाइज करते हैं, या इसीलिए हमें एक राइटर अच्छा लगता है कि वो कितना रेलेवेंट है। या कि जैसे कोई कविता सुनते हुए दर्शकों को हम देखते हैं कई बार रोना आ जाता है, पाठकों को उसमें इतना वो गहरे उसके साथ बह जाते हैं। तो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग अ राइटर। एग्जैक्टली। अच्छा, आपकी कविताओं में महिलाओं की जो भावनाएं हैं वो अभिव्यक्त होती हैं। बेसिकली जो सब्जेक्ट होता है वो स्त्रियां होती हैं। तो ऐसी कोई कविता है जो आप हमारे लिए यहाँ पढ़ना चाहेंगे? बिल्कुल। मेरी आई थिंक ज़्यादातर कविताएं जो मैंने लिखी हैं वो स्त्री मन पर हैं, स्त्री जीवन के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमती हैं। तो हालांकि ये जो मैं कविता पढ़ रही हूँ पूरी तरह से ये नहीं कहूँगी कि ये स्त्री मन पर है, बट कहीं ना कहीं ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की जो हम बात करते हैं, अस्तित्ववाद की, कि जीवन क्या है, उसका अर्थ क्या है, और उसके तमाम जो हमारे इर्द गिर्द सवाल हमारे मन में जूझते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, उस पर ये कविता है। बिल्कुल। जिसका शीर्षक है भेड़ नहीं बनने की कसमसाहट। वाह। तुम एक बुझी हुई राख हो, ठंडी और काली राख, या इसके भीतर किसी परत के नीचे अब भी शेष हैं किसी चिंगारी के अवशेष? ये प्रश्न कर रहा है मन से कि सिर्फ एक ठंडी राख हो तुम, या इसके नीचे कोई चिंगारी के अवशेष बाकी हैं अभी भी? जी। जिंदा है कोई तपिश जो कह जाती हो कि जलता था यहाँ कुछ कभी? तुम में साहस के कुछ कतरे हैं जो निरंतर दब्बू बन जाने की कवायदों के बीच कुछ अंतरालों में मौजूद हैं अब भी। शायद शब्द का उपयोग इस समय की मांग है और कविता की भी। तुम्हें भेड़ बन जाना चाहिए था अब तक, तुम्हें भेड़ बन जाना चाहिए था अब तक, और चले जाना चाहिए था दूसरी भेड़ों के पीछे कतार में। भेड़ नहीं बनने की ये कसमसाहट मारक है,
लेकिन मारती भी नहीं पूरी तरह। तुम अपने अस्तित्व से जुड़ी पीड़ाएं लेकर भटकते हो, रामायण के राजा दशरथ की तरह, जो अनजाने में किसी श्रवण कुमार की हत्या के उपरांत यूं व्याकुल रहने को अभिशप्त है। जीवन तुम्हारे सामने बिछा है, शतरंज की मानंद। तुमसे अपेक्षाएं हैं कुछ बेहतर चालों की, और आखिर में शह और मात दे देने की। तुम क्यों याद नहीं रख पाते कि प्यादा एक कदम चलता है और घोड़ा ढाई। तुमने जीवन को महसूसा है किसी कोरे कैनवस की तरह, जो कुछ अनाम रंगों से भरे जाने की प्रतीक्षा में है। और ये आखिरी पंक्तियां हैं कविता की। क्या रंग केवल वही 12, 14 या 16 हैं जो अब तक देखे और माने गए हैं? तुम्हारे रंग कच्चे होने देना हो तो, तुम्हारे रंग कच्चे होने देना हो तो पुराने रंग मत रचना, पुराने रंग मत रचना। बहुत खूब, बहुत खूब। ये आपने कब लिखी थी ये वाली? ये 7-8 साल पहले लिखी थी, आई थिंक सो। बहुत खूबसूरत। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा आपके जो पीएचडी जो रिसर्च वाला पार्ट है उस पर मैं बात करना चाहूँगी। आपकी पीएचडी का विषय था 21वीं सदी का सिनेमा और महिलाएं। तो आज के दौर में ऐसी कौन सी फिल्म है जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है और क्यों? जब मैं पीएचडी कर रही थी तो मैंने शायद 100-200 फिल्में देखी होंगी, उन पर रिसर्च किया, डिकोड किए सीन्स। तो मुझे लगता है क्योंकि जो मेरा पीएचडी था वो वुमेन सेंट्रिक था, और 21वीं सदी का उसमें मतलब मैंने सेंट्रलाइज्ड किया था रिसर्च को। तो अगर हम बात करें पिछले 20-25 सालों में, जैसे थप्पड़, अनुभव सिन्हा की जो फिल्में रही हैं, मुल्क, थप्पड़, और इम्तियाज़ अली की फिल्म्स को अगर आप देखें, उनकी नायिकाओं को आप देखें कि वो कितनी ब्रेव है, साहसी है। हाईवे है, और क्वीन, विकास बहल की क्वीन आती है, पिंक अगर आप देखें, तो मुझे लगता है ये 21st सेंचुरी की बहुत बहुत सिग्नेचर फिल्म्स थी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन ओरिएंटेशन ऑन हिंदी सिनेमा। ओके। अच्छा, ये जब हम शोध की बात करते हैं तो रिसर्च राइटिंग एक तरह से एक क्या कहेंगे, एक इमेज बन गई है कि बहुत ज़्यादा एक वक्त के बाद नीरस हो जाता है। अगर आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है फिर भी एक तरह की एक बोरियत सी होने लग जाती है। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि मेरा बहुत आई हैव बीन ऑलवेज वेरी मच इंटरेस्टेड कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स एकेडमिक्स एंड रिसर्च। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है रिसर्च करना, इसीलिए मैंने चुना भी वो। बट ये है कि हाँ, कई बार टेडियस हो जाता है बिकॉज उसका एक फॉर्मेट है। कविता का कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, वो यू फॉलो योर हार्ट, यू फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स। बट रिसर्च का ये है कि एक बहुत फॉर्मेट आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। उसमें बहुत सारे दूसरे जैसे रेफरेंसेस ऐड करना, फुटनोट्स ऐड करना, बहुत सारा पढ़ना, फिर उसको बहुत सारा एनालाइज करना। तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ वर्क, और बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है जब वो काम निकल कर आता है तो तब आपको बहुत कहीं ना कहीं जो वो आपने इतनी मेहनत की है वो लगता है कि हाँ, वो फ्रूटफुल रही है, वेस्ट नहीं गई। अच्छा, आज की जो फिल्में हैं और जो पुरानी फिल्में हैं, आपने स्टडी भी किया होगा, तो कोई ऐसा आप डिफरेंस देखती हैं कि आजकल की जो फिल्में हैं, जो किरदार जिस तरह के आ रहे हैं, जो गानों में जो बोल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो क्या अंतर है, क्या कुछ बदला है इस दौर की फिल्मों में? एक तो मुझे लगता है कि रियलिस्टिक सिनेमा अब ज़्यादा बन रहा है, स्पेशली OTT प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें। इतने सारे छोटे बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स हमारे सामने हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट बन रहा है और बहुत ज़्यादा कंटेंट देखा जा रहा है। बिल्कुल। थिएटर्स में तो हम बहुत सेलेक्टिव सिनेमा देख रहे हैं, OTT पे बहुत ज़्यादा कंटेंट देख रहे हैं हम, और बहुत अलग अलग वेरिएशंस का कंटेंट है। कहीं हिस्टोरिकल आप कोई मूवी देखते हैं या सीरीज़ देखते हैं, बट उसके अलावा किसी गांव की स्टोरी, किसी एक बहुत लोकलाइज्ड स्टोरीज आपको बहुत देखने को मिलती हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत न्यू चेंज है। पहले सब्जेक्ट्स बहुत लिमिटेड थे कहीं ना कहीं, उन्हीं पर स्टोरीज बनती थी। और एक मुझे चेंज जो अच्छा लगता है, मैं समझती हूँ कि जैसे पहले ऐसा होता था कि कोई भी बहुत सीरियस भी फिल्म हो, अचानक से हीरो किसी दूसरे रिमोट एरिया में पहुंच गया और अचानक से कोई गाना शुरू हो गया एंड दे स्टार्ट डांसिंग, जो कि बहुत ही इलॉजिकल सा आपको लगता था एज एन ऑडियंस। तो वो अब आपको बहुत कम देखने को मिलता है। कुछ फिल्म्स में अभी भी है, बट अगर आप OTT की बात करें या इवन कुछ फिल्म्स की भी बात करें तो वो रियलिस्टिक की वो क्लोज टू रियलिटी कहीं ना कहीं सिनेमा ज़्यादा आया है। और हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। कुछ अच्छे चेंजेस आए तो डेफिनेटली कुछ बिल्कुल अनवेलकमिंग चेंजेस भी आए हैं, दैट्स फॉर श्योर।
अच्छा, अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे फॉर्मेट को और मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। Sure. तो हम आप रेडी हैं? शुरू बिल्कुल। करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, कविता या सिनेमा? कविता। ओके, किताब या फिल्म? किताब। सुबह लिखना पसंद है या रात को? सुबह। फिल्म का सबसे पसंदीदा महिला किरदार? क्वीन फिल्म की रानी। वाह, ओके। एक शब्द जो आपकी कविताओं को परिभाषित करे? जीवन। रिसर्च या रचनात्मक लेखन? रचनात्मक लेखन। बिल्कुल। एक फिल्म जो हर युवा को देखनी चाहिए? होम बाउंड, जो मैंने Homebound. रिसेंटली अभी देखी एंड आई थिंक दिस इज अ ब्यूटीफुल फिल्म, हार्ट रेंचिंग फिल्म। राइट। एक फिल्म डायलॉग जो कविता बन सकता है? पिंक अगर आपने देखी हो तो उसमें एक डायलॉग है, नो मीन्स नो। Right. मुझे लगता है उस पर पूरी कविता बहुत खूब, लिखी जा बहुत सकती है, खूबसूरत। बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंसेस के साथ। बिल्कुल। किस जॉनर की फिल्में आपको ज़्यादा पसंद है? इमोशनल ड्रामा और साइकोलॉजिकल ड्रामा आई वुड से। ऑल टाइम फेवरेट बुक? गीत चतुर्वेदी की एक किताब है, अधूरी चीज़ों का देवता। वाह, या ओके। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे युवा हैं जैसे आप फिल्मों की बहुत गहरी समझ रखती हैं और नॉलेज रखती हैं, तो जो युवा हैं वो सिनेमा को किस तरह से देखें? एक बैठकर हम एनालाइज करते हैं एक एक सीन, या फिर हम इमोशनल होके मतलब थोड़ा सा लॉजिक जो है वो छोड़कर बस आप देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो क्या इस तरह से देखना चाहिए सिनेमा? सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, पहली बात तो मैं ये कहूँगी। और कोई अगर कहता भी है ऐसा कि वो दिमाग छोड़कर घर गया है और सिर्फ सिनेमा एंटरटेनमेंट एंगल से देख रहा है, तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस को, अनकॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि हम अगर आउटवर्ड्स की बात करें तो फैशन ट्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें सिनेमा से आती हैं, सिनेमा से रन होती है यूथ में। बट उसके अलावा परसेप्शंस, सोचने का तरीका, चीज़ों को देखने का तरीका, वो सारी चीज़ें भी सिनेमा से कहीं ना कहीं बहुत लोग इम्पैक्ट होते हैं और कहीं ना कहीं वो चेंजेस आपको समाज में दिखाई देते हैं एक फिल्म के बाद में। पर और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे ईशा, जब मैं रिसर्च भी कर रही थी तो मैंने काफ़ी 5-6 कॉलेजेस में मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2000 स्टूडेंट्स का ऑनलाइन हमने क्वेश्चनियर के साथ सर्वे किया, जिसमें हमने उनसे पूछा कि कौन सी लास्ट फिल्म उनको अच्छी लगी और सिनेमा को वो कैसे देखते हैं। तो उसमें मुझे ये समझ में आया कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल, इवन जेनजी एज वी कॉल इट, कि वो भी ये मानते हैं कहीं ना कहीं कि सिनेमा उनको इम्पैक्ट करता है बियॉन्ड ओनली बीइंग अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट। और दूसरी चीज़ कि उन्होंने उन्हीं फिल्मों का नाम लिया पसंदीदा फिल्मों में जो कोई ना कोई मैसेज गिविंग फिल्म थी। एंटरटेनिंग फिल्म थी डेफिनेटली, लेकिन कुछ मैसेज देने वाली फिल्म्स भी थी, जैसे कि लापता लेडीज़, जो कि एक बहुत गांव की, बहुत रूरल बैकड्रॉप पे बनी हुई एक फिल्म है, गांव की कहानी है, लेकिन जिस तरह से उसको कहा गया, फिल्म मनोरंजन की दृष्टि से भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें बहुत सारे डीप लेयर्ड मीनिंग्स भी थे, मैसेजेस भी थे। अच्छा, हम कार्यक्रम के अंत तक पहुंच गए हैं, तो आप छोटा सा एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं कहूँगी कि अगर आपको लिखना अच्छा लगता है तो कहीं से भी लिखने की शुरुआत करें, और डायरी राइटिंग को जैसे सबसे इंटीमेट और बिगिनिंग फॉर्म ऑफ राइटिंग माना जाता है। तो अगर आप फॉर्मेट नहीं समझ पा रहे हैं, कई बार बहुत सेल्फ डाउट्स रहते हैं एट द बिगिनिंग स्टेज कि मैं कहाँ से लिखना शुरू करूँ, कविता लिखूँ, कहानी लिखूँ, क्या लिखूँ, तो कम से कम आप रोज़ की जो बातें, जर्नलिंग जिसको हम कहते हैं, कम से कम उन चीज़ों को आप लिखना शुरू करें। कोई अनुभव हुआ है, चाहे वो आपके लिए मतलब और किसी के लिए हो सकता है बहुत छोटा सा अनुभव हो कि एक बहुत छोटे से दिन की छोटी सी घटना है, लेकिन अगर आपको छू कर गया है तो उसको ज़रूर कहीं ना कहीं दर्ज करें, अपनी भावनाओं को लिखना शुरू करें, और जब तक लिखने के साथ साथ खूब पढ़ें। ये बहुत और जो हमने शुरुआत में बात की थी कि थोड़ा सा अपने डिजिटल टाइम को थोड़ा सा लिमिट अप करें, और कि इतना ही वक्त मुझे स्क्रीनिंग और स्क्रॉलिंग को देना है, और उसके अलावा पढ़ने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर दें। हो सकता है आज आपको अभी ऐसा लगे कि पता नहीं शायद बोरिंग है, लेकिन अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो ये डेफिनेटली आपको लॉन्ग रन में बहुत बहुत फ़ायदे देगा। तो दर्शकों, निवेदिता की जो सफ़र है उससे हमने जाना कि देखने और महसूस करने के बीच एक गहरी दुनिया है जो कलाकारों की होती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं निवेदिता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने बहुत अच्छी बातें हमसे की। तो दर्शकों, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम से। धन्यवाद।